Hello, this side Pooja Gupta and you are watching my channel. A very good evening to everyone. I hope कि आप पुराने सेशंस देख रहे होंगे और आपको पुराने सेशंस अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको अच्छा लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। और जितने भी स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं प्लीज उन स्टूडेंट्स जो देखना चाहते हैं उनको भी इस चैनल को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, प्लीज ये जरूर बताना कि साउंड प्रॉपर आ रही है कि अभी भी कुछ गलती है, ठीक है। तो चलिए हम आपका फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन आपके आगे है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम उनके ऑफिस से कैसे हटा सकते हैं? इम्पीचमेंट द्वारा नहीं, क्योंकि इम्पीचमेंट सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए होती है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए नहीं होती है। इम्पीचमेंट होती है महाभियोग, जिसमें जो है प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है अंडर आर्टिकल 61, जिसमें क्या कहा जाता है कि भाई जो भी उन्होंने कोई मिसकंडक्ट किया है या कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ गलत हुआ है जिसकी वजह से जो है प्रेसिडेंट को बहाल किया जा सकता है, ठीक है। और उसमें लोकसभा एंड राज्यसभा की 2/3 ऑफ द मेजोरिटी चाहिए और अगर प्रूफ हो गए तो वो मिसकंडक्ट जो है वो उनको वापस जाना पड़ता है विद इन 14 डेज। तो प्रेसिडेंट के लिए लगता है तो ये नहीं है। और रेजोल्यूशन पास बाय द लोकसभा एंड राज्यसभा विद 2/3 मेजोरिटी। देखिए पहली चीज है वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल आता है 63 में, एक्स ऑफिशियो मेंबर है हमारे ये। राज्यसभा अपर हाउस है, आर्टिकल 80 में आता है। और अगर हम बात करें वाइस प्रेसिडेंट की, तो वाइस प्रेसिडेंट तभी प्रेसिडेंट बनेगा जब कोई सीट वैकेंट होगी प्रेसिडेंट की, ठीक है। तो अगर देखा जाए राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए 30 इयर्स, अपर हाउस है, डिसॉल्व नहीं होता है, बाई टर्म इलेक्शन होते हैं मिड टर्म। और अगर देखा जाए 6 इयर्स इनकी एज होती है। तो रेजोल्यूशन लोकसभा नहीं पास करेगा, पहला रेजोल्यूशन जो है राज्यसभा विद सिंपल मेजॉरिटी और लोकसभा जो है उसको सहमति देगा। तो आंसर इज सी। ये जो है ना रेजोल्यूशन पास बाय लोकसभा, देखिए कोई भी रेजोल्यूशन लोकसभा एंड राज्यसभा पास कर सकती है बट विद 2/3 मेजॉरिटी जो है वो इम्पीचमेंट में काम करेगी, ठीक है। तो आंसर इज सी। Which one of the following committee is not a standing committee of the parliament? इनमें से कौन सी ऐसी कमेटी है जो स्टैंडिंग कमेटी नहीं है? पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है जो रेवेन्यूज देखती है, ऑडिट्स देखती है, 1 ईयर की टर्म है। अधीर चौधरी जो है इनके चेयरमैन है। देखा जाए तो 15 मेंबर्स लोकसभा के, 5 मेंबर्स, 7 मेंबर्स राज्यसभा के। ये है, ये सारी एस्टिमेट कमेटी जो है इसमें ये लार्जेस्ट कमेटी है पार्लियामेंट्री अफेयर्स की, क्योंकि इसमें सारे मेंबर्स लोकसभा के होते हैं, ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड इट बिलोंग्स टू 30 मेंबर्स। 30 मेंबर्स होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एस्टिमेट्स कमेटी। और जो भी एस्टिमेट्स, जो भी फाइनेंशियल्स डील करने हैं कि कितना रेवेन्यू खर्च किया है उनसे डील करता है। टर्म 1 ईयर, गिरीश बापट जो है इसके चेयरमैन है, ठीक है। तो ये नहीं है आपकी, ठीक है। कमिटीज ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, पब्लिक सेक्टर्स में जो भी रेवेन्यूज वगैरह होती हैं उनकी रिपोर्ट्स को कौन देखता है? पब्लिक अंडरटेकिंग। इसमें भी 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा प्लस 7 राज्यसभा, राइट। 1 ईयर की टर्म होती है। लेकिन ये तीनों जो है ये है फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी, FSC, फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटीज है। आपके पास आंसर क्या है? कंसल्टेटिव कमेटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज नॉट अ स्टैंडिंग कमेटी। व्हाई? कंसल्टेटिव कमेटी ऑन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या कोई भी मिनिस्ट्री, उसमें क्या होता है? कंसल्ट, जब इलेक्शंस होते हैं उसके बाद जब कैबिनेट चुना जाता है तो उसके साथ ही कमेटी को जो है गठित कर दिया जाता है ताकि जो भी मिनिस्ट्रीज हैं उनके साथ वो कंसल्ट कर सकें। तो आंसर इज डी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन, 1 मिनट। नेक्स्ट है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, पार्ट 4 किसके साथ डील करता है? फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 3, आर्टिकल 12 से 35 तक। देखिए इसमें जो एक प्रॉपर्टी का राइट है दैट इज नॉट अ, पहले ये फंडामेंटल राइट था लेकिन अब जो है ये हमारा लीगल राइट है। ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा है लीगल राइट? प्रॉपर्टी वाला। आर्टिकल 300A के हिसाब से नो पर्सन कैन बी डिप्रीव्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी। 300A के हिसाब से जो है कोई भी पर्सन जो है प्रॉपर्टी के बगैर नहीं रह सकता। आर्टिकल 21 इज द राइट ऑफ प्रॉपर्टी।
ठीक है, दैट इज द लीगल राइट, ये नहीं है। सिटीजनशिप आता है सेकेंड पार्ट में, 5 से 11 आर्टिकल्स हैं। सिटीजनशिप किसके अंडर आती है? होम अफेयर्स। तो 4 फैक्टर्स है जिसके बेसिस पे जो है एक इंसान भारत का नागरिक कहलाएगा, उसका बर्थ, उसका डिसेंट, उसकी नेशनलिज्म। तो इन सारे फैक्टर्स से जो है सिटीजनशिप आती है, तो ये नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये आता है आपका पार्ट 4 में, ठीक है, जो 36 to 51 आर्टिकल में आता है। आयरिश से लिया गया है, यानी आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो राइट आंसर इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी नीति निर्देशक सिद्धांत से, ठीक है। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव आती है पार्ट 5 में, जो डील करती है आपकी पूरी यूनियन गवर्नमेंट, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको डील करती है, जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट यानी आपके प्राइम मिनिस्टर्स, ये सारे डील करते हैं। मेन एग्जीक्यूटिव इज द प्रेसिडेंट, जो आर्टिकल 52 से डील होता है। मेन शुरू होता है एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट से, तो ये नहीं है। आंसर इज आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट आता है द मास्टर प्लान ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन वाज अप्रूव्ड बाय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का मास्टर प्लान कब अनुमोदित हुआ था? देखिए, जब ये अनुमोदित हुआ था तो इसको बोलते थे DMA, दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो ये जो था ये किसके था? गाजियाबाद, फरीदाबाद, बहादुरगढ़ एंड देन इसके बाद एक और स्टेट थी गुड़गांव और बदलाभर, ठीक है, ये थी। उसके बाद ये नोएडा जो है इसको 1991 में, ठीक है, 1990 में जो है ये जोड़ा गया था नोएडा। उसके बाद कंप्लीट प्लान बना था, पर जो मास्टर प्लान नेशनल कैपिटल रीजन का जो था दैट वाज अप्रूव्ड बाय 1962। 1981 नहीं है, 96 नहीं है, 59 नहीं है। नेक्स्ट, इन इंडिया द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय, प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाता है? सबसे पहली चीज आर्टिकल 54 में बताया है, प्रेसिडेंट के बारे में 52 में है, तो इलेक्शंस उसके 54 में बताएं, जो एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा किए जाते हैं, जिसमें राज्यसभा, जिसमें आपकी राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा है और आपकी लोकसभा है। राज्यसभा के मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, elected members of legislative assembly of the states and elected members of legislative assembly of union territory, स्पेशली आपका जो है क्या है, पुडुचेरी एंड दिल्ली, ठीक है, पुडुचेरी एंड दिल्ली। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, तो देखिए डायरेक्ट इलेक्शंस तो नहीं होते, डायरेक्ट इलेक्शंस में लोगों के द्वारा चुनी जाती है, और हमारी इंडिया क्या है? डेमोक्रेटिक, जिसमें जनता जो है अपनी गवर्नमेंट को चुनती है, तो ये नहीं है। ओपन बैलेट सिस्टम नहीं है। देखिए, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, इलेक्टोरल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होती है, बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होती है, वोट सिस्टम नहीं होता, बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ये इनको कौन चुनता है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ठीक है। द यूनियन कैबिनेट इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल टू, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, वो किसके लिए आंसरेबल है? ठीक है, राज्यसभा। देखिए राज्यसभा आर्टिकल 80, लोकसभा आपकी 81, ठीक है, 543 मेंबर्स, इसमें है 245 मेंबर्स, इसमें ये 25 इयर्स की एज में चाहिए, ये 30 इयर्स की एज में चाहिए, मैक्सिमम 255, ठीक है। अब जो है आपके इसमें 552, ठीक है, 250, राइट। तो इसमें जो है आपका राज्यसभा नहीं आया, लोकसभा भी नहीं है, इलेक्टोरेट भी नहीं है, ठीक है। निर्वाचन मंडल मतलब इलेक्टोरेट किस में आता है? इलेक्शन कमीशन में आता है। जैसे आर्टिकल 2(3)(24), 6 इयर्स की टर्म है, 62 इयर्स, ठीक है, प्रेसिडेंट चुनता है। जो भी कैबिनेट है दैट इज आंसरेबल टू प्रेसिडेंट। जो भी कैबिनेट होगा उसको जो भी अफेयर्स है पहले तो वो प्राइम मिनिस्टर के साथ डील करेगा, पर ये सारी पावर्स किसको डील करती हैं? प्रेसिडेंट को इनको आंसरेबल होना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन, मनी बिल आर्टिकल 114, जिसको कौन मनी बिल कौन डिसाइड करता है? स्पीकर ऑफ
लोकसभा, ठीक है। तो इसको कौन पास करता है? आइदर लोकसभा, राज्यसभा, नन ऑफ दीज, राज्यसभा या लोकसभा। देखिए कभी ऑर्डिनरी बिल, कभी मनी बिल पूछा जाता है, तो मनी बिल आर्टिकल और आर्टिकल 110 में आपका ऑर्डिनरी बिल आता है। ऑर्डिनरी बिल जो होता है ये हमेशा चाहे लोकसभा भी पास कर सकती है और राज्यसभा भी पास कर सकती है, लेकिन जो मनी बिल है ना, नन ऑफ दीज, राज्यसभा पास नहीं कर सकती, ना ही लोकसभा ना ही राज्यसभा, आइदर लोकसभा, इसमें से नहीं। मनी बिल की पावर सिर्फ लोकसभा में होती है, ठीक है। और ये है कि लोकसभा जो है राज्यसभा को रिकमेंडेशन के लिए भेजेगा, 14 दिन के अंदर उसको वापस करना पड़ता है। अगर लोकसभा को नहीं, तो जरूरी नहीं है कि भाई लोग, अगर राज्यसभा ने 14 दिन के अंदर नहीं भेजा वापस, तो लोकसभा को ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसको राज्यसभा की बात का मानना है या फिर राज्यसभा की वेट करनी है, वो इमीडिएटली पास कर सकता है। तो लोकसभा, सिर्फ लोकसभा में मनी बिल पास होता है, ठीक है। धन विधेयक, सॉरी, द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ द स्टेट इन फ्री इंडिया इज, पहली वुमेन गवर्नर इंडिया की कौन बनी थी? इंदिरा गांधी, सॉरी एक मिनट, जस्ट वेट। फर्स्ट वुमेन इंदिरा गांधी was the first female प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, 1966 में बनी थी, ठीक है। 1966 से 1977 तक चले, फिर 1979 से 84 तक में, ठीक है। आप विजय लक्ष्मी पंडित was the president, first female president to represent in UN General Assembly, ठीक है, वहां की प्रेसिडेंट रही है, तो ये नहीं है। सुचेता कांत, फर्स्ट फीमेल सीएम ऑफ द स्टेट, खासकर उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो गया। कुछ भी पूछा जा सकता है ऐसे में भी। सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू वाज द फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ द स्टेट, स्पेशली यूपी। क्या थी आपकी? यूपी। इन्होंने कार्यभार जो था 1947 से लेकर 1947 से 49 तक संभाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ प्रेसिडेंट वांट्स टू रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस ही मे डू सो बाय राइटिंग टू, अगर प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति अपना रिजाइन देना चाहता है, इस्तीफा देना चाहता है, तो वो किसको देगा लिखकर? प्राइम मिनिस्टर को? नहीं। लोकसभा स्पीकर को? नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? नहीं, ठीक है। आंसर इज वाइस प्रेसिडेंट। देखिए प्रेसिडेंट को अगर इस्तीफा देना है तो वो किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को। और अगर प्रेसिडेंट की सीट खाली होती है तो 6 मंथ्स के अंदर इसको फिल किया जाता है। बाय द वे, अगर प्रेसिडेंट रिजाइन देना चाहता है और वाइस प्रेसिडेंट की सीट खाली है, देन ही विल गिव टू चीफ जस्टिस। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कि प्रेसिडेंट हमेशा अपना इस्तीफा वाइस प्रेसिडेंट को देगा। तो आंसर इज वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, who presided over the first meeting of Indian Constituent Assembly? इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पहली बैठक की अध्यक्षता कब हुई थी? ये हुई थी 1946 में, आफ्टर कैबिनेट मिशन प्लान, दिसंबर 1946 में, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को आफ्टर दैट इज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट। बी आर अम्बेडकर वाज द ड्राफ्टिंग हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कामत जो थे ये एक पॉलिटिशियन थे महाराष्ट्र से, तो ये नहीं है। आंसर इज सच्चिदानंद सिन्हा। आंसर क्या है आपका? सच्चिदानंद सिन्हा। 1949 में 26 दिसंबर 1949 में जो है कॉन्स्टिट्यूशन गठन हुआ था, और उसके बाद 26 जनवरी को जो है हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ठीक है। तो ये जरूर याद रखना कि ये आपका जो है पहली जब हुई थी वो 1946 में हुई थी, जिसमें पहले लीडर कौन थे? सच्चिदानंद। और सबसे पुराने थे, इसीलिए जो है इन्होंने पहली बार प्रिजाइड किया। उसके बाद किसको इलेक्ट किया गया एज ए प्रेसिडेंट? राजेंद्र प्रसाद को। इन विच ईयर फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजंस वाज? पार्ट 4A में आती है फंडामेंटल ड्यूटीज। स्वर्ण सिंह कमेटी के बेसिस पे फंडामेंटल ड्यूटीज बनी थी, ठीक है। और इसमें कितनी ड्यूटीज हैं? 11। 10 जो थी वो 1976 में आ गई थी, और फिर 2002 में
11वीं जोड़ी गई थी 86 अमेंडमेंट के खातिर। तो उसमें क्या कहा गया था कि 6 to 14 इयर्स जो है एजुकेशन देंगे। 1975 नहीं, 42 को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो इसमें क्या आएगा 1977 जब पहली बार बीजेपी गवर्नमेंट ने पहली बार इलेक्शन लड़े थे। तो 1978 नहीं, आंसर इज 1976। Which of the following has the power to initiate the motion of impeachment of the president? यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ये वाले क्वेश्चंस जो है impeachment से ये बहुत बार पूछे जाते हैं। Which of the following has the power to initiate the motion of? अब यहाँ पे पूछा गया है कि जो महाभियोग की प्रथा है वो किसके पास पावर होती है कि जो वो महाभियोग कर सकता है। राज्यसभा नहीं, लोकसभा नहीं, बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों के पास पावर होती है। राज्यसभा भी कर सकता है आपका, लोकसभा भी कर सकते हैं। और मेजॉरिटी के 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी जो है चाहिए इसके लिए। और फिर 14 डेज के अंदर अंदर अगर ये प्रूव हो जाता है, और नोटिफाई कितने दिनों के लिए कर दिया जाता है प्रेसिडेंट को, 14 डेज के अंदर नोटिफाई किया जाता है, जिसमें बोथ द हाउसेस जो हैं उनमें से दोनों हाउसेस में से कोई भी ले सकता है। अगर बाई द वे राज्यसभा लोकसभा अगर 2/3 मेजोरिटी उसको प्रूव कर देती है तो प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। लेकिन अभी तक कोई महाभियोग केस नहीं आया। आर्टिकल 61, हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल? नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल जो है ये आई कब थी? 1961 में बनी थी। कम इनटू फोर्स मतलब प्रॉपर फंक्शन इसका 1962 में चला था। तो ना ही वाइस प्रेसिडेंट है ना ही प्रेसिडेंट है, इसको डील करता है आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कब से डील करना शुरू किया है इन्होंने? 1962 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड। Who was the Chief Justice of India when public interest litigation was introduced to the Indian judicial system? पहली बार वो चीफ जस्टिस कौन था जब पहली बार भारत न्यायिक प्रणाली में जनहित याचिका लागू की गई थी? कब लागू की गई थी? 1986 में। ठीक है, ये कब लागू की गई थी? 1985-86 में ये चीफ जस्टिस थी। उस टाइम पे पीएन भागवती जो थी आपकी, पीएन भागवती, उसके द्वारा वो थे उस टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिन्होंने पब्लिक लिटिगेशन लगाई थी। ठीक है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्ड स्पेशल स्टेटस फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, आर्टिकल 356 कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर ऑफ द स्टेट। 360 आर्टिकल फाइनेंशियल इमरजेंसी। एक और आर्टिकल आता है 368 दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये भी बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। तो ये तो नहीं था, वो क्या था? आर्टिकल 370 जो कि अब एबॉलिश्ड हो चुका है। और पहले जो जम्मू एंड कश्मीर में था उसमें 370 की धारा थी, डुअल सिटीजनशिप थी। कोई भी इंसान जो था आउट ऑफ स्टेट, जम्मू कश्मीर की स्टेट के अलावा कोई भी इंसान जम्मू एंड कश्मीर में प्रॉपर्टी नहीं ले सकता था। लेकिन आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया गया है, जिसके बेसिस पे क्या किया गया? 2019 में खत्म किया था अगस्त में, जिसके बेसिस पे जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख बिकम द यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, अगस्त में ये बिल पारित कर दिया गया था। तो आपका 370 धारा आज खत्म हो चुकी है, ये याद रखना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इज डन बाय, जो आपका सेंटर एंड स्टेट का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसेस का यानी मध्य वित्त का आवंटन कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री, मिसेस निर्मला सीतारमन। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में बना था, ये भी पूछा जा सकता है। मुंबई हेडक्वार्टर है। फाइनेंस कमीशन, अब आपके पास तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, नबार्ड या फिर फाइनेंस। तो नबार्ड बना था 1982, जुलाई 1982 में बना था। ठीक है, नेशनल, दिस इज फॉर रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये नहीं है, आंसर इज फाइनेंस कमीशन जो कि आर्टिकल 280 में आता है। अभी कौन सा चल रहा है? 15th फाइनेंस कमीशन, जिसके कौन है लीडर? एनके सिंह। ठीक है,
Age of the candidate to contest parliamentary election should not be lesser than, किसी भी इंसान को अगर संसदीय चुनाव लड़ने हेतु प्रत्याशी की उम्र निम्न में से कितनी होनी चाहिए। जिसको भी इलेक्शन में खड़े होना उसकी एज क्या है। देखिए 18 ईयर तो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी जो भी इंसान होगा उसको 18 साल की एज होगी तभी वो वोट दे सकता है। 21 साल नहीं, 25 साल या 30 साल तो राज्यसभा की मेंबर बनने की एज है। ठीक है, तो आपको इलेक्शन लड़ना है तो मींस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है, यानी आपका लोकसभा का मेंबर भी बनना है। तो आंसर इज 25 साल जो होनी चाहिए वो मैक्सिमम होनी चाहिए किसी का भी इलेक्शन लड़ने के लिए। ठीक है, तो आज का सेशन जो था यहीं तक था। आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा। अगर सेशन अच्छा लगा, साउंड भी अच्छी है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जरूर बोलें। आपका सहयोग ही मेरी मोटिवेशन है, एज ऑलवेज आई सेड। तो प्लीज डोंट फॉरगेट to subscribe, like and share the video. On Facebook page, follow me as page Pooja Gupta page, right? And on YouTube, it's Pooja Gupta. And on Telegram, it's Pooja Gupta channel and the group is Let's Learn with me. तो प्लीज अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है और क्लासेस में पढ़ना अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि इन क्लासेस को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले टाइम पर हम कुछ और नया इम्प्लीमेंट करेंगे, पर अभी ये क्लासेस जो हैं ऐसे चलने देते हैं। जैसे ही पेपर निकलेंगे उसके साथ हम प्रैक्टिस, पेपर तो क्या, धीरे धीरे इसमें कुछ नई नई चीजें इम्प्लीमेंट करेंगे। आज के लिए इतना ही। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द चैनल। Thank you so much. This side Pooja Gupta. Let's learn with me. Hope have a nice day. Good night. Take care. Bye. Stay fit, stay cool and stay healthy. Bye bye.